बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, एंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था व्हाट इज मीन बाय हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई अ रूम डज नॉट कूल्ड बाय लीविंग ओपन द डोर ऑफ अ किचन रेफ्रिजरेटर। कि अगर किचन में एक रेफ्रिजरेटर प्लेस किया जाए और उसे ऑन रखा जाए ताकि वो कूलिंग करे, और उस रेफ्रिजरेटर का डोर जो है उसे ओपन करके छोड़ दिया जाए, जैसे यहां पर शो किया हुआ है। तो रेफ्रिजरेटर जो होता है तो इसके अंदर कूलिंग होती है, टेम्परेचर कम होता है। तो ऐसा करने से कि उसका डोर ओपन करके छोड़ दिया जाए तो ये किचन जो होगा तो ये कूल क्यों नहीं होगा, इसका टेम्परेचर रिड्यूस क्यों नहीं होगा। तो इसकी रीजन क्या है, तो ये पूछी गई है। अगर हम ऐसा करें किचन में रेफ्रिजरेटर जो है इसका डोर ओपन करके से छोड़ दिया जाए तो कूलिंग नहीं होगी। इसकी रीजन ये है कि अब किचन जो है तो ये हीट एब्जॉर्ब भी कर रहा है, किससे? यहां से अगर रूम से देखा जाए तो जितनी हीट, क्योंकि हमें पता है कि हीट फ्लो करती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, तो रेफ्रिजरेटर जो होगा तो इसका टेम्परेचर लो होगा और रूम जो होगा तो इसका टेम्परेचर हाई होगा। तो हीट फ्लो करेगी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। जितनी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करती है इतनी यहां से कूलिंग फ्लो करेगी। अब इस केस में अगर देखा जाए तो नेट फ्लो ऑफ हीट क्या हो जाएगा, द नेट फ्लो ऑफ हीट 0 हो जाएगा। सेकंड, कि अगर इसके कंप्रेसर की बात करें तो वहां से हीट भी क्या होगी, रूम को ट्रांसफर होगी, तो नेट फ्लो ऑफ हीट 0 होगा। जब नेट फ्लो ऑफ हीट 0 होगा तो इसमें ये कहेंगे व्हेन लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर आर प्लेस्ड इन द सेम रूम। तो इसका मतलब ये होगा कि लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर को जब सेम रूम में हम प्लेस करेंगे तो नेट हीट फ्लो 0 हो जाएगा। जब नेट हीट फ्लो 0 हो जाएगा तो इससे हम ये कहेंगे कि हीट फ्लो नहीं होगी और किचन जो है तो ये कूल्ड नहीं होगा। नेक्स्ट, why do we call heat energy as energy in transit? How is it sometime related to thermal equilibrium? फर्स्ट डायग्राम में देखें तो फर्स्ट डायग्राम में दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट वार्मर ऑब्जेक्ट और सेकंड कूलर ऑब्जेक्ट। वार्मर ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और कूलर ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर कम है। एज हीट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, तो वार्मर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ क्या होगी, हीट फ्लो करेगी। तो ये क्या है, हीट ट्रांजिट है। हीट क्या है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो इन बेसिकली ये होगा कि एनर्जी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करेगी, और दूसरा एनर्जी किस किस फॉर्म में फ्लो कर रही है कि यहां पर देखें कि रेडिएशंस है, रेडिएशंस के थ्रू वाटर जो है इससे बॉयल कर रहे हैं। तो किस तरीके से एनर्जी ट्रांजिट होती है, तो रेडिएशंस, कंडक्शंस एंड कन्वेक्शंस। अगर इसका हैंडल देखें तो ये रेड से बनाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि अब इसमें एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है कंडक्शंस बाय एटम्स टू एटम्स ट्रांसफर हो रही है। कन्वेक्शंस क्या है, बाय एक्चुअल मोशंस ऑफ मॉलिक्यूल, इसमें क्या होगी, एनर्जी ट्रांसफर होगी। एंड रेडिएशंस जिसमें कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। तो एनर्जी चाहे कंडक्शंस, कन्वेक्शंस और रेडिएशन, इन तीनों प्रोसेस में एनर्जी फ्लो करेगी, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ एनर्जी फ्लो करेगी। हाउ इज इट समटाइम रिलेटेड टू थर्मल इक्विलिब्रियम? तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होगी, यहां पर
फर्स्ट डायग्राम में देखें तो फर्स्ट डायग्राम में एक ऑब्जेक्ट ए, सेकंड बी, तो ये दोनों आपस में ए ऑब्जेक्ट जो है तो ये रेड सा बनाया हुआ है, इट्स मींस कि इसका टेम्परेचर जो है 100 डिग्री है, टेम्परेचर ज्यादा है। और ऑब्जेक्ट बी जो है तो इसका टेम्परेचर 0 है, बहुत कम है, मींस ब्लॉक बी। जब इन दोनों ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में रखते हैं तो इन दोनों ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में रख लिया, आपस में टच करके रख लिया, तो अब वो ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर ज्यादा है और जिसका टेम्परेचर कम है, दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रख लिए। अब हीट क्या होगी, हीट फ्लो करेगी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। इट्स मींस दैट कि हीट फ्लो फ्रॉम ऑब्जेक्ट ए टू बी और ब्लॉक ए टू बी। कितनी हीट फ्लो करेगी, कितनी ट्रांजिट होगी हीट ट्रांसफर फ्रॉम द वार्मर ब्लॉक टू द कोल्डर ब्लॉक। ये एरो जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। जब तक ब्लॉक बी और ब्लॉक ए का टेम्परेचर आपस में इक्वल नहीं हो जाता, जब तक ब्लॉक बी और ए का टेम्परेचर आपस में इक्वल नहीं हो जाता तो इतनी अमाउंट ऑफ हीट फ्लो करेगी। और दोनों ब्लॉक जब इनका टेम्परेचर आपस में इक्वल हो जाए, जब दोनों ब्लॉक इनका टेम्परेचर आपस में इक्वल हो जाए तो हम ये कहेंगे टी ए इज इक्वल टू टी बी। लेट्स सपोज टी ए इज टेम्परेचर ऑफ ब्लॉक ए एंड टी बी इज टेम्परेचर ऑफ ब्लॉक बी। तो हम ये कहेंगे कि दोनों ब्लॉक आपस में क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब इसी डायग्राम को, इसी एग्जांपल को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। ब्लॉक ए जो है, यहां पर ब्लॉक ए का ऑब्जेक्ट, ब्लॉक ए का टेम्परेचर 100 सेल्सियस और ब्लॉक बी जो है इसका टेम्परेचर 0 है। इन दोनों को थर्मल इक्विलिब्रियम में प्लेस किया तो ब्लॉक ए से ब्लॉक बी में हीट फ्लो हुई। कितनी अमाउंट ऑफ हीट फ्लो हुई, तो यहां से इसमें से 50 डिग्री सेंटीग्रेड हीट फ्लो हुई। तो अब ब्लॉक ए और ब्लॉक बी दोनों का टेम्परेचर जो है तो इक्वल है। जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल होगा तो ऐसे ये कहा जाएगा कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम है। अंडर व्हाट कंडीशंस वुड एन आइडियल हीट इंजन बी 100% एफिशिएंट? कि कौन सी ऐसी कंडीशंस होगी जिसमें आइडियल हीट इंजन जो हो उसकी एफिशिएंसी 100% हो। तो हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन विदाउट अ लो टेम्परेचर रिजर्वायर। कि एक ऐसा हीट इंजन हम बना ही नहीं सकते जिसमें हमारे पास कोई कोल्ड रिजर्वायर ना हो, लो टेम्परेचर रिजर्वायर ना हो। तो ये तो फर्स्ट डायग्राम देखें तो यहां पर हीट है, हीट को हम दे रहे हैं इंजन को। यहां पर पिस्टन जो है ये कंप्रेस होगा, जब पिस्टन कंप्रेस होगा और एक्सपेंड होगा तो ये व्हील जो होगा शाफ्ट के थ्रू व्हील क्या करेगा, रोटेट करेगा। ये तो जनरल डायग्राम है। अब ये कहते हैं कि हाई टेम्परेचर रिजर्वायर और कोल्ड टेम्परेचर रिजर्वायर, तो एफिशिएंसी हमारे पास किसके इक्वल होगी? एफिशिएंसी इक्वल होगी वर्क ओवर इनपुट। तो वर्क क्या है? आउटपुट ओवर इनपुट। द रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट इज नोन एज एफिशिएंसी। वर्क किसके इक्वल है? वर्क इक्वल है QH माइनस QC। QH is the amount of heat taken from a high temperature reservoir and QC is amount of heat to transfer towards cold reservoir. Work over QH ये इक्वल होगा QH इनपुट और वर्क जो होगा आउटपुट। तो रेशियो ऑफ इनपुट और आउटपुट क्या होगी? एफिशिएंसी होगी।
वर्क किसके इक्वल होगा, QH माइनस QC के इक्वल होगा। वैल्यू पुट कर ली तो ये रह जाएगा, QH के साथ डिवाइड किया तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस QC ओवर QH। अगर ऐसा किया जाए कि हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से जितनी हीट ली है वो सारी की सारी हीट ट्रांसफर हो, वो सारी की सारी हीट यूज हो जाए वर्क डन में, तो लो टेम्परेचर रिजर्वायर इसको हीट ट्रांसफर नहीं होगी। जब लो टेम्परेचर रिजर्वायर को हीट ट्रांसफर नहीं होगी तो फार्मूला अपने पास लिख लें साथ। कौन सा है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस, इस डायग्राम के मुताबिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस QC ओवर QH। If QC is equal to 0, then efficiency is equal to 1 minus 0, and we can write as efficiency is equal to 1, which is mathematically can be written as efficiency is equal to 100%. अगर लो टेम्परेचर रिजर्वायर को हीट ट्रांसफर ना करें, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से जो हीट ली है वो सारी की सारी हीट वर्क डन में यूज हो जाए, तो आइडियल हीट इंजन जो होगा तो इसकी एफिशिएंसी 100% होगी, तो जो कि मोर एफिशिएंट होगा। लेकिन हमने ये स्टेटमेंट पढ़ी हुई है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन विदाउट लो टेम्परेचर रिजर्वायर, लेकिन रियल केस में कोई हीट इंजन जो होगा उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। गिव सम एग्जांपल ऑफ इररिवर्सिबल प्रोसेस। तो पहले हम डिफाइन करते हैं कि इररिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा है। इररिवर्सिबल प्रोसेस जिसमें सिस्टम को दोबारा उसकी इनिशियल स्टेट, उसकी ओरिजिनल पोजीशंस पर ना लाया जा सके, तो इसे इररिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। द प्रोसेस इन विच सिस्टम कैन नॉट रिट्रेस बैक टू इट्स इनिशियल कंडीशंस और इट्स ओरिजिनल पोजीशंस इज नोन एज इररिवर्सिबल प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक में हम इररिवर्सिबल प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। तो इररिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा, रेडिएशंस के थ्रू जो एनर्जी ट्रांसफर हो जाए, कन्वेक्शंस, कंडक्शंस, तो ये क्या है, ये इररिवर्सिबल प्रोसेस। यहां पर दूसरी एग्जांपल दें तो दूसरी एग्जांपल क्या है कि अगर एक को फ्राई किया जाए तो ये तो पॉसिबल है, साथ लिखा हुआ है कि एक को फ्राई कर सकते हैं, लेकिन फ्राई एक जो है तो इससे दोबारा इनिशियल स्टेट जो है तो इसमें हम लेकर नहीं आ सकते, तो साथ मेंशन किया हुआ है कि इट इज नॉट पॉसिबल। कौन सा है इररिवर्सिबल प्रोसेस। केमिकल एक्सप्लोजन की बात की जाए, केमिकल एक्सप्लोजन क्या है, ब्लास्ट हो जाए किसी जगह पर, तो वहां पर अब क्या है, इससे हीट रिलीज हो रही है, सराउंडिंग को ट्रांसफर होगी। एक तो यह है कि अगर इससे कोई नुकसान हो रहा है तो दोबारा वही इनिशियल स्टेट में हम लेकर नहीं आ सकते। लेकिन हम थर्मोडायनेमिक में डिस्कस करते हैं हीट को, तो ये हीट जो सराउंडिंग को ट्रांसफर हो रही है, तो सराउंडिंग से दोबारा हम वही बम नहीं बना सकते, इसी हीट को दोबारा टेक नहीं कर सकते। तो ये क्या है, इररिवर्सिबल प्रोसेस। आर देयर एनी नेचुरल प्रोसेस आर द रिवर्सिबल। अगर हकीकत में देखा जाए तो यूनिवर्स जो है, तो यूनिवर्स में कोई भी प्रोसेस जो है तो 100% रिवर्सिबल नहीं हो सकता। क्यों, फ्रिक्शंस जो है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रिक्शंस पाई जाती है, फ्रिक्शंस को जीरो नहीं कर सकते। एक प्रोसेस है लिक्विफिकेशंस का। तो लिक्विफिकेशंस के प्रोसेस में कैंडल जो है तो इसको टेम्परेचर दिया जाए, कैंडल से अगर यहां पर टेम्परेचर दिया जाए ऑब्जेक्ट को
इसका टेम्परेचर राइज होगा, गैस आगे इसको क्या किया जाए, लिक्विफाइड कर दिया जाए। तो ये प्रोसेस जो होगा लिक्विफिकेशन होगा। इसका रिवर्स प्रोसेस जो होगा तो ये क्या है, पॉसिबल है, लेकिन कंडीशंस अगर इस प्रोसेस को स्लोली किया जाए। इवेपोरेशंस, तो इससे तो आप बखूबी वाकिफ होंगे कि समुद्र जो है तो इससे क्या हो रही है, इवेपोरेशंस हो रही है, फिर कंडेंसेशन से ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, और इससे फिर क्या होगा, बारिश बरसेगी तो यहां पर फिर उससे क्या होगा, हमें पानी मिलेगा। यहां पर अगर देखा जाए तो ये पानी जो होगा तो ये अगर जम जाता है तो यही पानी दोबारा हमें समुद्र में मिलेगा, यहां से पिघलकर ये स्नो जो होगी मेल्ट होगी, रन ऑफ होगी, तो ये सी को आएगी, वहां से फिर क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशंस होगी, ट्रांसपोर्टेशंस, इवेपोरेशंस, ट्रांसपोर्टेशंस, प्रिसिपिटेशंस, इससे प्रिसिपिटेशंस होगी। तो अब यहां पर देखें प्लांट जो है तो ये बहुत डिटेल के साथ, तो इससे क्या हो रही है कि प्लांट जो है तो ये ग्राउंड से ले रहा है, लेकिन यहां से भी क्या हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। ग्राउंड वाटर फ्लो जो है तो ये भी सी लेवल को पहुंच रहा है, सी को पहुंच रहा है, तो उससे क्या हो रही है, इवेपोरेशन हो रही है। तो प्रोसेस क्या हो रहा है, रिसाइकिल हो रहा है। तो ऐसा प्रोसेस भी जो होता है तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस की एक और एग्जांपल भी है कि अगर गैस को सिलेंडर जो है इसे कंप्रेस किया जाए, लेकिन इस प्रोसेस को स्लोली कैरिड किया जाए, तो इसके ऊपर यहां सैंड प्लेस की जाए, तो सैंड का एक एक पार्टिकल, एक एक जर्रा अगर उठाएं तो फिर क्या होगा, पिस्टन से बोझ जो होगा तो ये एक एक पॉइंट की फॉर्म में क्या होगा, ये कम होता जाएगा। फिर इसी तरीके से अगर एक एक इसके ऊपर इसका सैंड का पार्टिकल अगर प्लेस करें तो इस केस में भी पिस्टन डाउनवर्ड जाएगा और पिस्टन ओरिजिनल कंडीशन, ओरिजिनल स्टेट को पहुंच जाएगा। तो ये भी इसकी एग्जांपल होगी। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस की। कैन वी कैलकुलेट वर्क डन ड्यूरिंग एन इरिवर्सिबल प्रोसेस इन टर्म ऑफ एरिया ऑन पीवी डायग्राम? In case of irreversible process, work done during irreversible process in term of area on PV diagram, तो इसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि पीवी डायग्राम में जो कर्व, जो वर्क हम यूज करते हैं तो वो प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान क्या करते हैं, ग्राफ को प्लॉट करते हैं, जो कि वेल डिफाइंड प्रोसेस है। लेकिन वी कैन नॉट प्लॉट अ लाइन, कंटिन्यूस लाइन ऑन अ पीवी डायग्राम इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो वी कैन से दैट yes, work done can be calculated during reversible process on a PV diagram, but not be in case of irreversible process. Give example in which the entropy of a system decrease and explain why the second law of thermodynamics is not violated. एंट्रोपी क्या थी? एंट्रोपी ये थी द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। अगर कोई सिस्टम इसकी डिसऑर्डरनेस जितनी ज्यादा होगी तो एंट्रोपी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। अब यहां पर एक एग्जांपल मैं शो करवाता हूं आप लोगों को। तो एग्जांपल ये है कि अगर ये बाउल, तो इसके अंदर वाटर को प्लेस किया जाए, वाटर को टेम्परेचर दे रहे हैं, तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते जाएंगे। जब मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे तो इस केस में कंडक्शन, इसमें कन्वेक्शन के थ्रू इसकी रैंडम मोशंस होगी, रैंडम मोशंस होगी, डिसऑर्डरनेस पाई जाएगी। जब डिसऑर्डरनेस पाई जाएगी तो ये कहा जाएगा कि इसकी सिस्टम की डिसऑर्डरनेस होगी, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज हो जाएगी। अगर वाटर है तो वाटर का टेम्परेचर कम कर दें, टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगी, आइस बनेगी। तो वाटर के मुकाबले में आइस क्या है, तो आइस में मॉलिक्यूल जो होंगे तो उनकी मोशंस को सीज कर दिया जाएगा, मॉलिक्यूल फ्रीली मूव नहीं करेंगे। जब मॉलिक्यूल फ्रीली मूव नहीं करेंगे
तो फिर क्या होगा, उनकी डिसऑर्डरनेस डिक्रीज हो जाएगी। इन केस ऑफ आइस, तो आइस के केस में डिसऑर्डरनेस ऑफ द मॉलिक्यूल जो होगी इन डिक्रीज हो जाएगी। जब डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम डिक्रीज हो जाए तो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसने ये कहा हुआ है गिव एग्जांपल इन विच द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम डिक्रीज। तो हम ये कहेंगे कि जब हम वाटर से आइस बनाएंगे तो हायर डिसऑर्डरनेस से हम लोअर डिसऑर्डरनेस की तरफ जाएंगे तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अब एंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक वायलेट क्यों नहीं हो रहा, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक वायलेट इस वजह से नहीं हो रहा कि वाटर जो है, तो वाटर से हम क्या कर रहे हैं, हीट ले रहे हैं। तो हीट क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो हीट क्या ट्रांसफर हो रही है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। जब हीट का फ्लो हो रहा है तो कोई भी केस हो जिसमें हीट का फ्लो हो तो उसमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो होगा उसे वायलेट नहीं किया जा सकता। तो अब लास्ट क्वेश्चन, शो दैट, इसकी स्टेटमेंट सुन लें, शो दैट द टोटल एंट्रोपी इंक्रीज व्हेन वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट बाय फ्रिक्शंस बिटवीन स्लाइडिंग सरफेस। तो दो ऑब्जेक्ट जो हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ यहां पर क्या हो रही है, इन दोनों के दरमियान ये इन ऑब्जेक्ट को स्लाइड करवा रहे हैं। जब स्लाइड करवा रहे हैं तो इनमें क्या है, फ्रिक्शंस पाई जा रही है। अब इस फ्रिक्शंस की वजह से इनका टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। जब टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो यहां पर देखें, जब इस एग्जांपल में कहा था कि टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो डिसऑर्डरनेस ज्यादा होगी, तो इस केस में डिसऑर्डरनेस ज्यादा होगी तो एंट्रोपी क्या होगी, ज्यादा होती जाएगी। अब देखें कि हाईली ऑर्डर, तो ये आपस में ऑर्डर में है, लेकिन ये क्या है, मोर डिसऑर्डर, तो ये ज्यादा डिसऑर्डर में होंगे। जब इनका हाईली ऑर्डर में होंगे इस डायग्राम में तो इसका इसकी एंट्रोपी क्या होगी, कम होगी। लेकिन इसका ऑर्डर लो हो जाए तो डिसऑर्डर ज्यादा हो जाए, डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम जब ज्यादा हो जाए तो इसकी एंट्रोपी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इस केस में फ्रिक्शन जो है, तो फ्रिक्शन से भी क्या होगी, एंट्रोपी इंक्रीज होगी। किस वजह से, हीट प्रोड्यूस होगी, हीट की वजह से डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। स्टूडेंट्स, तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे एंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।